नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, वहां नए मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, यानी सरकार बनने की कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन अब भी उन नतीजों को लेकर ईवीएम से जुड़े विवाद सुनाई पड़ रहे हैं। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इनकी गूंज हमने बीते दिनों में सुनी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के प्रमुख सेवानिवृत्त मेजर जनरल अनिल वर्मा जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, एक बार फिर ये ईवीएम का जो जिन्न है ये बोतल से बाहर आया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने तो सीधा सीधा ये आरोप लगाया कि वोट डालने, आंकड़े जारी होने और नतीजे आने में जो हमारे सामने आई है तस्वीर, उसमें बड़ा अंतर है और ये सब ईवीएम में गड़बड़ी या छेड़छाड़ के चलते हुआ है। लेकिन बैलेट पेपर की बात हो रही है फिर से। बैलेट पेपर को तो हटाया ही इसलिए गया था ना कि बूथ लूट लिए जाते थे, लगातार ठप्पे लगा दिए जाते थे, पूरे मतलब हैक कर लिए जाते, पोलिंग बूथ से मशीनें उठा कर ले जाते थे, डब्बे उठा कर ले जाते थे। तो क्या आप वापस हम उसी तरफ लौटना चाह रहे हैं, लौटना चाहते हैं? ये पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज तो ये डिमांड कर रही हैं बैलेट पेपर की। लेकिन उस पे वापस जाना मेरे हिसाब से तो मुश्किल ही है और नामुमकिन सा ही लगता है। सवाल ये है कि जो अभी सिस्टम जो फॉलो हो रहा है ईवीएम और वीवीपैट का, इसमें क्या सुधार लाए जा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में अब मैं ज़्यादा डिटेल में अपना एडीआर की जो हमने पिटिशन करी थी इस मामले में, उसके बारे में थोड़ा आपके व्यूअर्स को समझाना चाहूँगा कि क्या बैकग्राउंड था, क्यों की गई थी और उसकी क्या स्थिति है। तो ये हमने जब 2019 के इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद भी लगभग 370 लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसीज के जो रिजल्ट्स आए थे, यानी कि कितने वोट्स एक कंस्टिट्यूएंसी में डाले गए और कितने काउंट किए गए, वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो फिगर्स दिखाए गए थे उनमें डिस्क्रिपेंसीज थी। तो हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में 2019 में नवंबर 4 नवंबर को एक पीआईएल दायर की थी और उसमें हमने ये कहा था कि हम इलेक्शन के 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट को चैलेंज नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो विसंगतियां हैं, ये काउंटिंग और वोट्स पोल वाली जो है, इसको आप सुधारें और ये सिस्टम को आप ठीक कीजिए। तो क्योंकि उस समय जब हमने ये पीआईएल डाली तो इन्होंने एक प्रेस नोट इशू किया था इलेक्शन कमीशन ने, जो कि 23 मई 2019 को उन्होंने करके, और फिर फाइनल उन्होंने बोला कि ये जी जो रिजल्ट निकले थे 2019 के, वो एस्टिमेटेड डेटा पर निकले थे, फाइनल डेटा बाद में रिलीज की जाएगी। तो अब इसका क्या मतलब है? मतलब आप ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है कि आपने एक तारीख नियुक्त की कि इस दिन पोलिंग होएगी और इस दिन रिजल्ट निकलेंगे, और आप उसी दिन सुबह काउंटिंग शुरू करते हैं और रात तक फाइनल रिजल्ट निकाल देते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड डेटा। मतलब ये पक्की डेटा नहीं है, ये एस्टिमेट है। तो हमने इसी पर ये कंसर्न सुप्रीम कोर्ट को जाहिर किया था। और फिर फरवरी 2020 में क्या हुआ कि हमें मीडिया रिपोर्ट से पता लगा कि जो 2019 की वीवीपैट की स्लिप्स थी, वो रिजल्ट निकलने के 4 महीने के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दी गई। जबकि जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 है, उसके ऑर्डर ये है कि 1 साल तक उनको रिटेन किया जाना चाहिए, संभाल के रखना जाना चाहिए। तो ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन के द्वारा बोला। तो फिर हमने, अब जब ये 2024 के इलेक्शन आपने देखा शुरू हुए, तो हमने फिर से एप्लीकेशन डाली कि हमारी 2019 की कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो हमने कहा कि देखिए 5 साल निकल गए और अभी फिर इलेक्शन होने वाले हैं पार्लियामेंट के, और वही डिस्क्रिपेंसी वाली बात फिर आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, हमने जब एप्लीकेशन डाली, और 24 मई 2024 को जो एक वकेशन बेंच था 2 जजेस का, उन्होंने ये मैटर एडजॉर्न कर दिया और उन्होंने कहा कि जी इसको हम
आपकी जो 2019 की एप्लीकेशन है उसके साथ पूरा सुनेंगे। तो बेसिकली हमने उसमें क्या बोला था, हमने जो प्रेयर्स थी हमारी, वो हमने सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देने के लिए बोला था कि आप ये बताएं, एक तो आप इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन दीजिए कि जो फॉर्म 17C होता है और फॉर्म 20 और फॉर्म 21C, ये तमाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर आने चाहिए। यानी कि मतलब फॉर्म 17C होता है जिसमें कि जितने भी वोट पड़े हैं उसका टोटल काउंट उस दिन का, हमने ये बोला था कि कंस्टिट्यूंसी वाइज ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, इसमें छुपाने की क्या बात है। और उसी प्रकार से जो फॉर्म 17C पार्ट 2 होता है, जो हम्म। काउंटिंग वाले दिन भरा जाता है, और इन फॉर्म्स के ऊपर नोट करने वाली बात यह है कि जो बूथ का ऑफिसर होता है उसके साइन होते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके भी जी। साइन होते हैं। तो अब प्रॉब्लम उसमें कई है। अब कई जगह पे जो बड़ी पार्टीज हैं उनके तो काउंटिंग के टाइम पे भी और जब वोटिंग होती है उसके टाइम पर भी हर एक बूथ पर उनके बंदे बैठे होते हैं। जो दूसरी पार्टी है उनके इतना मैन पावर नहीं है या वो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते कि हर बूथ पे बंदा बैठाएं। और तीसरी बात यह है कि उनको खुद जानकारी नहीं है कि हमें ये साइन करने हैं 17C पे। तो उसकी वजह से कई बार ये भी होता है कि वो साइन नहीं किए जाते, और फिर वो उसकी एक कॉपी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल को देनी होती है। अब वो दी जाती है नहीं दी जाती वो हमें पता नहीं। लेकिन जब ये हुआ था, और फिर इसमें मुद्दा ये आया कि जब फेज 1 फेज 2, आपको मालूम है 7 फेजेस में इलेक्शन हुए थे, तो पहले फेज और सेकंड फेज के जो वोट जितने पड़े थे उसकी डिटेल आपने देखा होगा कि उन्होंने 11 दिन और 4 दिन की डिले के बाद, जब बहुत हो हल्ला हुआ मीडिया हम्म। में और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तब इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये डिटेल डाले। तो उस समय भी यही मुद्दा था कि भाई आप जब एंड ऑफ वोटिंग होती है 5 बजे, उसके बाद 7 बजे, उसके बाद 8 बजे, 9 बजे, जब फाइनल काउंटिंग हो जाती है वो फिगर कुछ और होता है, और अगले दिन सुबह 10-11 बजे तक उस फिगर में 5 से 6% वोटिंग परसेंट का इजाफा हो जाता है। और दूसरी बात जो थी इस बारी, वो एब्सोल्यूट नंबर्स जो होते हैं, यानी कि एक्चुअल कितने वोट पड़े, वो फिगर नहीं डाला इलेक्शन हम्म। कमीशन ने, और ना ही वो स्टेट ये जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी डाला गया। तो ये जो चीजें हैं, और डॉक्टर SY कुरैशी जो पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने एक इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था जो छपा था, उसमें उन्होंने कहा कि भाई पहले तो 24 घंटे के अंदर ये सारी डिटेल बता दी जाती थी, और उसमें एब्सोल्यूट नंबर भी होते थे और वोटिंग परसेंटेज भी। तो ये अभी क्या नया सिस्टम शुरू किया है इलेक्शन कमीशन ने कि जिसमें ये बात नहीं बताई जाती। तो इन सब चीजों की वजह से लोगों के मन में और ऑपोजिशन पार्टीज के मन में ये शंका होती है कि ये ऐसे कैसे बढ़ रहा है इतना परसेंटेज। तो इसमें पारदर्शिता की जरूरत है इलेक्शन कमीशन को। नहीं, लेकिन बिल्कुल। मैं अपने इलेक्शन सर दर्शकों मैं के आसानी के लिए बता दूं कि आपने 5-6% की बात की, लेकिन महाराष्ट्र के जो रीसेंट इलेक्शन हुए हैं वहां तो ये 13% बढ़ गया। 13% बढ़ गया। 55% शाम को 5 बजे आखिरी डाटा आया था, और उसके बाद जब 5 बजे तक का डाटा था 55%, और जब फाइनल डाटा आया वो था 68%। 13% का इजाफा हो गया था। तो अब यही तो मतलब लोगों के दिमाग में शक पैदा करता है ना, तो इसीलिए हमने ये प्रेयर की थी। लेकिन आपको जैसे मालूम है सुप्रीम कोर्ट में वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं और इलेक्शंस के दौरान हम कोई इसके ऊपर डिसीजन नहीं दे सकते। और वो है भी, इसका एक रूल भी है कि इलेक्शन जब चल रहे हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता। हम्म। तो लेकिन ये मन में शंका तो है लोगों के। जी। तो इस चीज का निवारण करने का तरीका यही है कि इलेक्शन कमीशन को खुल के बताना चाहिए कि वेरिएशन क्यों आता है। पहले तो नहीं आता था। पहले ये कुरैशी साहब ने ये भी बताया था कि भाई 1% या 2% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि कई पोलिंग बूथ ऐसे होते हैं जहां रात को देर तक काउंटिंग चलती है, जो दूर ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रिपोर्ट आते आते समय लग जाता है और इस तरीके का। तो बट इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। तो इसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा। तो इसी के ऊपर ये शंका बनी हुई है। लोग कहते हैं कि ईवीएम को हटा दीजिए, ये कर दीजिए। लेकिन मेन चीज ये है कि उनको बताना चाहिए भाई ये क्यों हो रहा है।
लेकिन लेकिन सर, सर चाहे वो बीजेपी का तर्क मान लीजिए, बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जब आप हार जाते हैं, अभी हाल में ही एक पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम का कसूर है, जब जीत जाते हैं तो सब कुछ ठीक है। तो ये क्या बात हुई? हाँ, तो दूसरी बात यही है। अब वो ये हम्म, कहते हैं कि भाई ये, अब ये भी एक जायज सी बात है भाई। वो बोलेंगे जब हार जाते हो तब तो कुछ नहीं, जीत जाते हो तब तो कुछ नहीं बोलते आप लोग। हम्म, तो उसका भी वो ऑपोजिशन पार्टी बोलती हैं कि अब वो कहाँ तक सच है झूठ है मुझे नहीं मालूम, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन वो बोलते हैं कि ये भी एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी है इनकी, कि हम्म, छोटे मोटे जो स्टेट्स हैं जहां इनको फर्क नहीं पड़ता वहां कहते हैं कि जीतने दो ऑपोजिशन हम्म, को। अब ये ऑपोजिशन वाले कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। तो जी। वो ये लॉजिक देते हैं। और उन्हें पता है कि लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट था, हरियाणा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए वहां पे ये कार्रवाई होती है। लेकिन एक चीज मैं इसके साथ और कहना चाहूंगा कि इसके साथ ही ये सिर्फ वोटिंग वाली इशू नहीं है। वोटर्स लिस्ट का भी आपने आप देखा है कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये बताया है कि किस तरीके से वोटिंग लिस्ट के नाम हटा दिए जाते हैं, फर्जी नाम आ जाते हैं, फेक आइडेंटिटी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इलेक्शन कमीशन ने हालांकि वो बोला था कि प्योरिटी ऑफ वोटर लिस्ट बहुत जरूरी है, उसको हम समय समय पर वो करते रहते हैं, क्योंकि लोग इधर उधर चले जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, कोई कुछ हो जाता है। लेकिन हमने देखा है कि भाई जो लोग अच्छे भले रह रहे हैं और कई साल से एक ही जगह पे रह रहे हैं और वो वोट कर रहे हैं, सडनली वो वोटिंग बूथ पे जाते हैं, उनका नाम ही नहीं होता। और हम्म, कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में से जहां पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहां उनके नाम नहीं हम्म, वोटिंग लिस्ट में मिलते हैं। तो ये भी इसमें तो मतलब ये तो इतनी सीरियस चीज है कि इलेक्शन की वोटिंग होने से पहले ही आपने मतलब बाजी हार दी, अगर आपके नाम ही कट गए हैं सबके। जो अब जैसे अब मैं खुद ही आपको उसका जिक्र कर देता हूँ, ये जो महाराष्ट्र के मलसारी गांव में जो हुआ जैसे, जी, जी, और मैं वो सवाल उन लोगों लेने ने भी ये, वाला था। वो कैंडिडेट जानकार तो जीता था हम्म, एनसीपी के उससे टिकट से, और जो हारा था वो बीजेपी का था। लेकिन उस गांव वालों ने बोला कि भाई ये इसको यहाँ से हारने वाले को ज्यादा वोट मिल गए और हमारा जो जीता है उसको कम वोट मिले हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब वो एक मुद्दा है ये। अब इसके ऊपर भी आपने देखा ही है कि वहां फिर पुलिस तैनात कर दी गई, और धारा वो पुरानी जो सेक्शन 144 बोलते थे, अब बीएनएस में कुछ और बोलते हैं, 163 शायद, हाँ वो जी, लगा दी गई। और उनको वोटिंग वगैरह का अब इसके ऊपर भी कई तरीके के लोग वो देते हैं कि भाई इसमें तो ये तो मॉक पोल की तरह है ना, ये इससे कोई आपका महाराष्ट्र का स्टेट असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट तो नहीं बदल रहा। तो हम्म, इसको करने की क्या जरूरत थी? करने दो अगर विलेजेस ये करना चाहते हैं जी। उसके। दूसरी बात, जो कई लोग नहीं बोलते सर, हैं कि मैं एक दर्शकों बार के लिए अपने, बता दूं, क्योंकि आपने जिक्र किया कि जो बात अभी अनिल जी ने कही महाराष्ट्र के एक गांव की, दरअसल महाराष्ट्र के एक गांव के एक गांव में जब नतीजे आए तो गांव वालों ने ये ऐतराज जताया कि हमारे गांव में सारे वोट एनसीपी के कैंडिडेट के हैं, लेकिन रिजल्ट में दिखा रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट को हमने ज्यादा वोट दिए हैं, ये हम नहीं मानते। इसलिए अब ये ईवीएम के बजाय, ईवीएम में तो हो गया जो होना था, अब हम बैलेट पेपर पे करना चाहते हैं। तो उससे, जैसा अनिल जी ने बताया कि वो एक मॉक वोटिंग करना चाहते थे, यानी कि एक एक्सरसाइज करना चाहते थे कि भाई आप देख लीजिए कौन ज्यादा वोट पा रहा है, लेकिन प्रशासन ने वो करने नहीं दिया, पुलिस मुकदमे हुए और आखिरकार गांव वालों को पीछे हटना पड़ा। ये एक पूरा विवाद हुआ था महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में लेकर। ये जो डिस्क्रिपेंसीज का मामला है, जैसे मैंने जिक्र किया था आपको कि 2019 के इलेक्शन में तो 542 कंस्टिट्यूएंसी में से 347 कंस्टिट्यूएंसी में डिस्क्रिपेंसी थी, जो कि 1 वोट से लेके 1 लाख वोट तक का फर्क था। हम्म, और 6 सीट ऐसी थी जिसमें की जो डिस्क्रिपेंसीज थी वो विनिंग मार्जिन से भी ज्यादा थी। तो हम्म, टोटल डिस्क्रिपेंसी जो बन रही थी वो 7 लाख। अब जो 2024 के इलेक्शंस हुए हैं, इसमें अभी जो हमने रिपोर्ट निकाली थी उसके बाद हैरानी होगी कि सिर्फ 5 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी थी, 543 में से सिर्फ 5 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी थी जिसमें कि कितने वोट काउंट हुए और कितने वोट पोल हुए वो फिगर मैच कर रहा था। हम्म, बाकी 538 में मैच नहीं कर रहा था। हम्म, तो
ये इसमें मैं आपको बता दूं 362 कंस्टिट्युएंसी ऐसी थी जिसमें जो वोट काउंट किए गए वो जो वोट पोल थे उससे कम थे। और कितने कम थे? 5,54,598 वोट। और वोट्स काउंटेड मोर देन वोट्स पोल्ड, यानी कि जहां ज्यादा वोट गिने गए और वोट कम डाले गए, 176 कंस्टिट्युएंसी थी और ये फिगर था 35,093। सबका तो मिला के। मतलब तो टोटल मतलब डिस्क्रिपेंसी हो गई 5,89,691, पांच जी। सौ अड़तीस कंस्टिट्युएंसीज में। अब इसके ऊपर हमने फिर कंस्टिट्युएंसी वाइज ये डिटेल बना के और सारा कुछ इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी। मतलब ये एप्लीकेशन भी हमने दोबारा दी थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा नहीं जी आप इलेक्शन कमीशन को बताओ। इलेक्शन कमीशन को तो मतलब वो ऐसा है ब्लैक होल जिसको बोलते हैं ना, आप उनको कुछ भी डाल दो कोई भी बोल दो वो उसका जवाब ही नहीं देते। तो अब ऐसी स्थिति में अब आप बताइए, और ये जो फिगर्स मैंने अभी आपको बताए 538 कंस्टिट्यूएंसीज के, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ही लिए गए हैं, ये हमने नहीं हम्म, कैलकुलेट करे। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ऐसे दिखाया गया है। तो ऐसे अगर आप बोलते हैं कि ये एक मशीन है, तो मशीन में भाई जितने वोट गिरेंगे उतने ही काउंट होने चाहिए ना। हम्म, तो ये विसंगति कैसे आती है? ये इलेक्शन कमीशन ही समझा सकता है। और सब लोग पूछ रहे हैं बट वो जवाब नहीं देते। तो ये जो मतलब क्या कहना चाहिए, पारदर्शिता जो होनी चाहिए, फंक्शनिंग ऑफ ये काउंटिंग कैसे हो रही है और कैसे रिजल्ट बताए जा रहे हैं, ये इसके ऊपर हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ इलेक्शन कमीशन को निर्देश देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं। तो अभी देखते हैं। कमीशन लेकिन कई बार ये भी तर्क दे देता है ना कि जब हम बुलाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को तो वो आती नहीं है। और कितने सालों से चूंकि ये चल रहा है, ये तो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम से चल रहा है ईवीएम को लेकर शिकायतों का दौर। तो आखिर इलेक्शन कमीशन भी बहुत बार बुला चुका है, बिल्कुल ओपन इनविटेशन दे चुका है। तो ये शिकायत इलेक्शन कमीशन को गले नहीं उतरती है कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं वो भी बात यह है कि आते नहीं वाली बात नहीं है। अभी कई बारी तो गई भी हैं ऑपोजिशन पार्टीज। लेकिन बात यह है कि जो इश्यूज उठाए जाते हैं, अब जैसे मैंने ये मुद्दा बताया कि भाई काउंटेड वोट्स और पोल्ड वोट्स तो मैच करने चाहिए ना भाई ईवीएम के, तो वो क्यों नहीं कर रहे? तो इसके ऊपर कुछ जवाब तो देना चाहिए ना उनको, तो वो जवाब तो देते नहीं। जी। तो अब ये कुछ प्रिंसिपल होते हैं ना, जैसे वोटिंग के मैं आपको बता दूं, आपके 3 प्रिंसिपल होते हैं। एक तो कि आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि ईवीएम में जो वोट डाले गए, तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल है रिकॉर्डेड एज कास्ट, यानी कि ये मेरा रिकॉर्ड हो गया भाई कि ये वीवीपैट में कि मैंने ये वोट डाला है। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है इसका काउंटेड एज रिकॉर्डेड, मतलब कि जो मैंने वोट दिया वो रिकॉर्ड हो गया और उसको फिर काउंट भी उसी प्रकार से किया गया है। ठीक है ना। तो हम्म। अब ये तसल्ली कैसे होगी? अब इसको आप मालूम है कि पहले सुब्रमण्यम स्वामी केस था एक और था उसमें, जब ये मांग की गई थी कि भाई ये वीवीपैट मशीन लगाओ इसके साथ, तो फिर उस पर काफी बहस हुई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंस्टिट्यूएंसी में 5 पोलिंग बूथ में वीवीपैट मशीन लगाई जा सकती है, जबकि डिमांड थी पॉलिटिकल पार्टीज की कि कम से कम 25% बूथ में लगानी चाहिए। और यही डिमांड हमारी पिटिशन है, उसमें हमने कहा था ये 100% होना चाहिए। तो फिर किसी के दिमाग में शक नहीं रहेगा ना। आपने जितना वोट डाले ईवीएम मशीन में और वो उतने वीवीपैट में आने चाहिए, और फिर उसको जहां पे शक हो तो आप काउंट करके मैच कर लीजिए। तो जी। ये हमने जो डिमांड की थी कि भाई 100% वीवीपैट लगने चाहिए, वो उसको भी माना नहीं गया। अब आगे जाके होता है कि नहीं होता, क्योंकि और दूसरी चीज मतलब इसमें लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वो दिए थे सुझाव। हम्म, एक ये था कि भाई आप जैसे वीवीपैट लगा हुआ है, अभी क्या होता है वो पर्ची दिखती है 7 सेकंड के लिए, फिर वो अंदर गिर जाती है और गए। बिल्कुल। तो लोगों ने कहा कि भाई आप इसका प्रिंटर वो दे दो ना निकाल के वोटर हम्म। को, तो फिर उसके दिमाग में शक नहीं रहेगा ना कि भाई मैंने जो बटन दबाया था वहीं वोट गया है। तो वो भी जी नहीं जी। माना, वो भी नहीं माना गया। तो वो भी एक सुझाव है। अब आप वापस बैलेट पेपर पे ना जाओ, आपका वीवीपैट का सिस्टम है, आप और वीवीपैट लगाइए और ये ऐसे प्रिंट का वो कॉपी दे दीजिए उसको, तो फिर मामला पूरा ही क्लियर हो जाता है, उसमें कोई शक ही नहीं रहता।
जी दर्शक हमारे कुछ दर्शक पूछ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, अगर आप वोट डालने गए होंगे या नहीं भी गए होंगे तो वीवीपैट का मतलब है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यानी जब आप मशीन में बटन दबाते हैं ईवीएम में, तो आपके बगल में एक और मशीन लगी होती है जहां एक पेपर की स्लिप आती है, वो इस बात की तस्दीक करती है कि जो वोट आपने जिस पार्टी को डाला है वो वही उसी पार्टी को वो वोट डाला है। तो वो चूंकि जैसा अभी अनिल जी ने बताया कि वो 5% मशीनें ही इस्तेमाल होती हैं उस काम के लिए, तो वो 100% उसको करने की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो अनिल जी मेरे ख्याल से खारिज कर चुका है ना अब इस मांग को कि 100% वीवीपैट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, हमने अपनी पिटिशन में ये मांग की थी, वो नहीं माना गया। तो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा नहीं, बहुत सारी बातें जो आपने कही थी, लेकिन अभी हाल में ही हमने एक डेवलपमेंट देखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा। वो था कि आपने एक पोलिंग बूथ की संख्या 1200 वोटर से बढ़ाकर 1500 वोटर क्यों कर दी है। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल उठाया था। क्या आप वो बता सकते, क्या वो भी इसी मुद्दे से कुछ जुड़ा हुआ सवाल है? वो किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? जो इलेक्शन प्रोसेस है हमारे देश की, वो ट्रांसपेरेंट और क्या कहना चाहिए, ये पारदर्शिता उसकी पूरी कायम नहीं हो जाती। एक तो मुद्दा है वोटर लिस्ट का, जो मैंने आपको बताया, वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसमें फर्जी वोटर के नाम नहीं होने चाहिए, उसमें अपनी मनमर्जी से नाम काट नहीं दिए जाने चाहिए लोगों के, जो अच्छे भले हैं वोटर्स और जिंदा हैं और वो किस वजह से कट जाते हैं नाम वो पता नहीं। दूसरी एक इसी से जुड़ा हुआ वोटर लिस्ट से बहुत बड़ा मुद्दा है माइग्रेंट वोटर्स का। हमारे देश में आपको मालूम है, आपने कोविड के समय देखा था कि कितने लाखों लोग एक जगह से दूसरे अपने घर की तरफ पलायन कर रहे थे। तो ये जो लोग हैं, इनका रजिस्ट्रेशन तो अपने गांव में घर में होता है ना। तो हम्म। ये लोग, ये इनकी संख्या है लगभग 35 करोड़ हमारे देश में। हम्म। माइग्रेंट लेबर जो है ना, या वर्कर हैं या स्टूडेंट जी। हैं, जो भी हैं। तो ये इनको वोटिंग के सिस्टम में लाना, अब जब भी ये बात इलेक्शन कमीशन की जाती है, वो कह देते हैं कि जी वो इसका एक प्रोसीजर है, अगर आप एक स्थान पर 6 महीने से ज्यादा रह रहे हैं तो आप अपना वोटर वो वहां पे शिफ्ट करा लीजिए। बट ऐसे कौन कराता है, किसको समय है हम्म। ये सब सही बात। कराने के लिए? दिहाड़ी वाला वो जाएगा वहां चक्कर काटेगा, क्योंकि ऑनलाइन होता नहीं है आसानी से काम। हम्म। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और जैसे वोटर लिस्ट से नाम कटने का बहुत बड़ा मुद्दा है, और फेक वोटर्स जो होते हैं, जो नाम ऐड कर दिए जाते हैं ऐसे ही, और हम्म। दूसरे स्टेट्स वगैरह से ला के उनसे वोटिंग करवा के वापस भेज दिया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती ज्यादा, लेकिन ये बहुत सीरियस मामला है। अब कमिंग टू द पॉइंट, ये जो अभी आप ये इन्होंने बताया, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जाहिर की है। हम्म। उसका मतलब देखिए, अभी आप अगर अभी के जो 2 स्टेट इलेक्शन हुए हैं और जनरल इलेक्शंस हुए हैं, आपने भी वीडियोस देखे होंगे कि कई जगह पर किस प्रकार से पुलिस को डिप्लॉय करके और लोगों को वहां पोलिंग बूथ तक जाने से ही रोका जाता है। हम्म। और जो हाँ, कोई इस तरह के आरोप लगते हैं। कुछ भी वहाँ वजह हो, अब वो हम्म। मैं नहीं जाऊँ, आपने देखा है, सबने देखा है। और तो कहने का मतलब ये है कि एक बूथ में, और वो किसी ने कैलकुलेट करके भी उसमें बताया है कि भाई एक बंदे को वोट डालने में इतने मिनट लगते हैं। जी। और अगर आपके 1200 मान लो अभी लिमिट है, तो हम्म। 1200 इंटू इतने करके उसमें इतने घंटे लगेंगे। अब अगर आपकी वोटिंग 7 बजे से 5 बजे तक है, उसमें इतने घंटे हैं, तो आसानी से इतने लोग वोट कर सकते हैं। अब आप उस नंबर को किस वजह से बढ़ा रहे हो, 12 से 1500 कर रहे हो, वो उसका कोई लॉजिक नहीं दिया गया है कि क्यों हम्म। बढ़ाया जाए। और उससे क्या होगा और ज्यादा भीड़ होएगी वहां पे लोगों की एक बूथ के ऊपर, और फिर वही बात होएगी कि कुछ लोग रह जाएंगे। तो हम्म। इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है कि आप इसका रिप्लाई दीजिए, एफिडेविट फाइल कीजिए इलेक्शन कमीशन को। तो उसमें देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो मतलब ये किस वजह से किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन ने एक्सप्लेन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हम्म। वही पूछा है कि आप हाँ। क्यों। बिल्कुल कि आप वोटिंग मशीनें बढ़ाइए ना, आप पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाइए, आप वोटर की संख्या एक पर पोलिंग बूथ क्यों बढ़ा रहे हैं, ये उनका कहना था। जी जी जी। तो इस पर अभी का रूल अभी। वो है ना जी कि 2 किलोमीटर के दायरे में पोलिंग बूथ होना चाहिए। हम्म। तो यहाँ अब जैसे बहुत, अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ, यहाँ इतना डेंसली पॉपुलेटेड है, हमारा ही जो एक सेक्टर है इसमें मल्टी स्टोरीड है सारे।
तो बहुत भीड़ भाड़ होती है। और इसी प्रकार से जो दूर दराज के इलाके हैं तो वहां पे भी ये चीज का ध्यान करना चाहिए और फिर वोटिंग बूथ बढ़ाने चाहिए उसी हिसाब से। बिल्कुल नहीं तो सर अब आगे क्या होगा? क्या हम ये शिकायतें इसी तरह सुनते रहेंगे जिनका कोई निवारण नहीं होगा, या किसी तरह का कोई सॉल्यूशन इस पर निकलने की उम्मीद आपको नजर आती है, या क्या होना चाहिए? कैसे आप इसे देखते हैं? जी देखिए, स्थिति काफी गंभीर है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर दारोमदार है कि वो जनता का और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भरोसा हासिल करें। और इन चीजों में पारदर्शिता की जरूरत है क्योंकि ये देश का डेमोक्रेसी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है ये चीज ना, पोलिंग किस तरीके से हो रही है, वोटर लिस्ट कैसे बन रहे हैं और ये सब चीजें जो है। तो अब अगर पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो करने के लिए, और वो कहते हैं ठीक है ऑपोजिशन पार्टी और बाकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करते रहे, इनको शोर मचाने दो, ये ऐसे ही चलेगा, तो फिर किसके ऊपर दारोमदार रहता है? ये कोर्ट के ऊपर ही रहता है। अब कोर्ट्स को ही देखना है कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कुछ दिशा निर्देश दिए जाएं कि भाई आप ये जस्टिफाई करिए कि वोट काउंट जो हुए हैं और वोट जो पड़े हैं उनमें ये कैसे वेरिएशन आ रहा है, आप इसका जवाब दीजिए। और ये जो डिले होता है आपका परसेंटेज ऐसे बढ़ जाता है, इसका जवाब दीजिए। तो अगर वो जवाब देंगे इलेक्शन कमीशन तो उससे काफी निवारण हो जाएगा ना इन चीजों का। बट वही है कि उनको निर्देश किसी को देना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे नहीं लगता अपने आप से इसके ऊपर कोई सुधार के मूड में है। बिल्कुल। तो दोस्तों, चुनाव दर चुनाव हमें ये शिकायतें देखने को मिलती हैं चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हुई। ये सिर्फ ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की बात नहीं है। आपने पूरे कार्यक्रम के दौरान सुना जो हमें अनिल जी ने बताया कि विभिन्न पहलू हैं, अलग अलग पहलू हैं चुनाव प्रक्रिया के। वो वोटिंग लिस्ट में आपके नाम से लेकर आपके वोट डालने से लेकर उनके आंकड़ों से लेकर तमाम चीज़ों से जुड़े हुए, जिनका निवारण पूरी तरह नहीं हो पाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग फैसले दिए हैं, लेकिन फिलहाल ईवीएम की वैधता को लेकर कानूनी तौर पर कोई सवाल नहीं है। हम ईवीएम से ही अभी हमने अपना चुनाव किया है, पिछला चुनाव किया है और अगला चुनाव भी ईवीएम से ही होगा। अभी तक की तो कानूनी स्थिति यही है, लेकिन अनिल जी का कहना है कि कोर्ट को चुनाव आयोग के जरिए इन अनसुलझे सवालों के जवाब लोगों तक पहुंचाने चाहिए। चुनाव आयोग जब तक इन अनसुलझे सवालों के जवाब पूरी तरह से पारदर्शिता से नहीं देता है, ये सवाल उठते रहेंगे चुनाव दर चुनाव, भले ही सत्ता पक्ष में कोई भी पार्टी हो, विपक्ष में कोई भी पार्टी हो। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए और इस मुद्दे को तफसील से समझाने के लिए मेजर जनरल अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।